अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया की तायद की है। अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए। इन वाक़यात की CCTV वीडियोज़ निकालें और इसमें मुलविस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके बकौल हम फ़ौज के खिलाफ नहीं, ना तसादुम चाहते हैं, हमारी पार्टी फौज के खिलाफ है ही नहीं। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की जानिब से जो इलामिया सामने आया उसके मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोदा की बेहुरमती करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुत्तलिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आपको बताते चले कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 2 रोज पहले ही पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 9 मई के वाक़यात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी। इस तजवीज़ का खैर मकदम तहरीक इंसाफ ने भी किया था और नून लीग ने कहा था। जरा सुनिए। शहबाज शरीफ साहब भी इसके लिए तैयार हैं, तो जब वजीर आजम भी तैयार हैं, बिलावल साहब चेयरमैन साहब भी तैयार हैं, जरदारी साहब भी तैयार हैं और दीगर पार्टियां भी तैयार हैं, और जैसा कि आपने अंदिया दिया कि PTI भी तैयार है, मगर PTI तैयार है तो वो जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है। अब कल जो इमरान खान साहब से बयान मंसूब किए गए थे उसमें तो ये लग रहा था कि शायद एक दफा फिर वो टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं। आज ये बयान सामने आया कि जी बिल्कुल करें, 9 मई के लोगों को सजा दें। पहले तो शायद ये कहा जाता था कि 9 मई जो है वो तो हमने तो किया ही नहीं, वो तो करवाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो वज़ीर आज़म की मिसाक मफामत की पेशकश को लेकर कोई संजीदगी दिखाएगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे भी बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि आज खैबर पुख्तूनख्वा की 15 और पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। पंजाब की काबीना के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यह कहना है कि काफ़ी वो काबिल और नौजवान लोग उन्होंने रखे हैं, बैरून मुमालिक से तालीम याफ्ता हैं। तो देखना यह होगा कि ये लोग अब परफॉर्म किस तरह से करते हैं, क्योंकि वो जितने भी तालीम याफ्ता हों लेकिन असल जो मैकेनिज्म है जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा वो ऑब्वियसली उनकी कारकर्दगी ही होगी। और इसके अलावा जो खैबर पुख्तूनख्वा की काबीना है उसमें हमने ये देखा कि अक्सरियत जो है वो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर वो बने हैं। ज़्यादातर अराकीन जो हैं वो, जिस तरह मैंने कहा कि पहली दफ़ा वो वज़ारतें संभाल रहे हैं, इतना तजुर्बा उनका नहीं है, लेकिन कुछ अहम नाम जो हैं इस काबीना से मिसिंग है। अब हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि 5 दिन पहले जो PTI के बानी है अडियाला जेल में इमरान खान साहब, उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब को बतौर फाइनेंस एडवाइज़र, बल्कि ये बता दिया गया था कि आपने ही KP के फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो संभालना है। लेकिन आज जब लिस्ट आई, तैमूर झगड़ा साहब उसमें शामिल नहीं है। जो मुजम्मिल असलम जो कि पहले TV के एनालिस्ट होते थे, अब वो जो है फाइनेंशियल PTI के तर्जुमान है, उन्हें जो है ये मनसब पे जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पुख्तूनख्वा को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो, ये जो टीम है जो कि पहली दफ़ा मिनिस्टर बनी है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके जो हैं इससे पहले उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और फाइनेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। और एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, मतलब मुखालिफ जमातें आपकी कौमी इधर इस्लामाबाद में बरसर इक़्तिदार हों, मरकज़ में आपने उनसे सूबे के लिए लड़ना है, फाइनेंसेस के लिए लड़ना है, तो ऐसे में ऐसी टीम जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकेगी, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। माहिरीन का ये मानना है कि सूबे के हालात देखकर, फिर काबीना को देखकर बज़ाहिर लगता है कि ये बात हो रही है, लिटरली डिस्कस हो रही है PTI के हलकों में भी, कि शायद सूबे के हालात बदलने में तीसरी बार मैंडेट मिलने के बाद भी वो संजीदा नहीं है। खैबर पुख्तूनख्वा की सूरत हाल के मुताबिक एक मजबूत काबीना की ज़रूरत थी जिसमें PTI के सीनियर लोग भी शामिल होते तो ज़्यादा बेहतर होता। आपको याद दिलाते चले कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी की थी, जिसमें सूबाई काबीना के अराकीन के हवाले से मुशावरत की गई थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के हवाले से चेमा गोइयाँ जारी हैं। काबीना अराकीन के कुछ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जी शायद इसहाक डार साहब जो हैं वो इस दफ़ा वजारत ख़जाना नहीं बल्कि वजारत ख़ारजा संभालेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का भी नाम सामने आ रहा है, फैसल सब्जवारी और फारूक सत्तार के भी नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन
एमक्यूएम ने अभी अब से कुछ देर पहले अपनी राब्ता कमेटी तहलील कर दी और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें कि पीपल्स पार्टी किससे जोड़कर ये बात की गई थी कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो पीपल्स पार्टी तो मानती ही नहीं है, वो तो कहते हैं ये जाली है। उसके बाद राब्ता कमेटी जो है वो तहलील कर दी गई है। अब एमक्यूएम जो है वो क्या वजारतें लेगी या नहीं, इस पर डॉक्टर फारूक सत्तार का क्या कहना है? वजारत एक मिल रही है या कौन सी मिल रही है, उसकी वजह से हम आगे पीछे बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारी गुफ्तगू है पीएमएलएन के साथ, और अगर हमारे साथ होने वाली कोई भी गुफ्तगू वो उस मायदे से ओवरशैडो होगी तो फिर भाई वजारतें हमारी जूतियों की नोक पर, कोई और ओहदा भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमें अपने लोगों को जवाब देना, और ये छाप हम पर जो लगी होती है कि हम वजारतों के लिए, इख्तिदार के लिए, 2 वजारतों के लिए चले जाते हैं, पीडीएम 1 में पीडीएम। एमक्यूएम कह रही है कि वजारतें हमारी जूते की नोक पर। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में आज एक अहम फैसला आया। जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जो मुंतखब अरकान हैं जो कि पीटीआई के अलावा दीगर पार्टियों के हैं, उन्हें जो ये नशिस्तें दे दी गई थी, अब हुक्म इम्तनाई आ गया है, वो लोग हल्फ नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 1 रोज़ में जवाब जमा करवाने के लिए लिख दिया है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस भी जारी हो गए हैं, लार्जर बेंच भी बन चुका है। अब कल फैसला जो भी आए, लेकिन अदालती फैसले से जो पार्लिमानी अमल है क्या उसमें रुकावट पैदा हो सकती है? आपको बताते चले कि रवां हफ्ते के आगाज़ पर जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 4-1 के तनासब से फैसला जारी किया था और मखसूस नशिस्तें बाकी पार्लिमानी जमातों में तकसीम कर दी गई थी। इस पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है। तो नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग सीनियर रहनुमा अता तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि काबीना के हवाले से कि कब तक, अब चूंकि वज़ीर आज़म साहब तो हल्फ उठा चुके हैं, कब तक काबीना का ऐलान हो जाएगा? क्योंकि जितना ये डिले होगा तो आप देख रहे हैं स्पेकुलेशंस हैं, क्या सराइयाँ हैं, फला बन रहा है, फला नहीं बन रहा। और चूंकि आईएमएफ के पास भी आपने जाना है, आप उस मीटिंग का भी हिस्सा थे जो शहबाज शरीफ साहब ने कल फाइनेंस डिवीजन में चेयर की है, तो ये बताइएगा कि कब तक ये फैसले सामने आ जाएंगे? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए काबीना की तश्कील अज़हद ज़रूरी है, और जो भी फैसले गवर्नमेंट करती है काबीना की तौसीक के बगैर वो फैसले आगे नहीं बढ़ सकते, चल नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर काबीना किसी न किसी शक्ल में तश्कील दे दी जाएगी, और ताकि जो कार्य सरकार है वो आगे बढ़ सके और जो अहम फैसले होने हैं उसकी काबीना तौसीक कर सके, और जो मामूल के मामलात हैं वो आगे बढ़ सकें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। आप ठीक कह रहे हैं कि अफवाहें भी चल रही हैं, चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, तो अगले 48 से 72 घंटों के अंदर मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला काबीना की तश्कील हर हाल में हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अता तारड़ साहब, जो की पोर्टफोलियोज हैं, जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली शायद आप जो हैं वो वजारत इत्तलात और नशियात संभालेंगे, और औरंगजेब साहब के बारे में ये लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, कुछ सोर्सेस कंफर्म भी कर चुके हैं कि शायद वो फाइनेंस की टीम हेड करेंगे और डार साहब जो हैं वो उनकी मुआवनत जरूर करेंगे फैसलों में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी कबल वक्त होगा कोई भी इस हवाले से बात करना कि किसको कौन सा कलमदान सौंपा जा रहा है और किसको क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो बिल्कुल चहमगोइयाँ हैं, और जो नजर आ रहा है जिसमें औरंगजेब साहब फाइनेंस की मीटिंग में बैठे हैं या इतलात वाले काम जो है वो खाकसार सर अंजाम दे रहा है, तो बिल्कुल उस हवाले से लोग बात कर रहे हैं। मगर मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब तक हतमी नाम सामने ना आ जाए और जो कलमदान सौंपे जाने हैं उनका हतमी फैसला सामने ना आ जाए, तो क्या साराइयों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये फैसले बदलते रहते हैं और लम्हा बलम्हा सूरत हाल होती है। तो जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो एक मुनासिब वक्त पे मुनासिब तरीके से कौम के सामने रख दिया जाएगा और तमाम नाम जो हैं वो सामने आ जाएंगे। आप देखें ना, पंजाब में एक बहुत अच्छा आगाज हुआ, एक यंग फ्रेश कैबिनेट जो है वो तश्कील दी गई, उसके अंदर बड़े पढ़े लिखे नौजवान शामिल हैं, ऐसे लोग शामिल हैं जो माजी में तजर्बा भी रखते हैं कुछ, और कुछ ऐसे हैं कि जो बाहर से आला तालीम याफ्ता भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं।
तो एक मरीम नवाज शरीफ साहबा की कैबिनेट एक ताज़ा हवा का झोंका है और उन्होंने बड़े अच्छे नाम सिलेक्ट किए हैं पंजाब में खिदमत सर अंजाम देने के लिए। तो जैसे वो खुद एक एनर्जेटिक और डायनामिक और एक यंग लीडर है, उन्होंने आगे अपनी टीम भी वैसी ही चुनी है। तो आप देखें कि एक बड़ा उससे फर्क पड़ेगा और पंजाब में एक अच्छी गवर्नेंस का जो है वो मिसाल कायम होगी। मैं तार साहब बिल्कुल आपसे इस बात पर एग्री करता हूं कि फ्रेश फेसेस हैं और एक हमें कम से कम कुछ चेंजेस नजर आए हैं। यूथ की तरफ पीएमएलएन का रुझान जो है एटलीस्ट पार्लिमानी पॉलिटिक्स और काबीना में, पहले ये होता था कि पुराने जो मियां साहब के साथी थे वही हमें काबीना में और उसमें नजर आते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो असल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वही तय करेंगे। मरियम नवाज साहबा नजर आ रही हैं, वो मेहनत कर रही हैं, हर जगह वो जा रही हैं, पहुंच रही हैं, लेकिन जो डिलीवर होगा वही तय करेगा कि कितनी अच्छी उनकी चॉइस थी। मुझे बताइएगा कि तार साहब के एमक्यूएम के साथ मामलात जो हैं वो कहां तक पहुंचे? क्या एमक्यूएम काबीना का हिस्सा बन रही है? जो ये इनिशियल फेज में जो मिनिस्टर्स आएंगे उसमें एमक्यूएम शामिल होगी? देखिए, मैं एमक्यूएम के हवाले से हमारी उनसे कल भी बातचीत हुई और आइंदा कल भी इंशाल्लाह ताला उनसे एक बैठक होने जा रही है। तो काफी हद तक मामलात जो है वो तय पा चुके हैं और उनके साथ हमारा एक, आपको पता है, हमारे फितरी वो इत्तेहादी हैं और उनसे आज का नहीं एक पुराना सिलसिला चला आ रहा है 90 की दहाई का। तो मैं समझता हूँ कि वो मामलात बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे और एमक्यूएम ने काफी लचक भी दिखाई है। हमारी तरफ से भी कोशिश की गई है कि अच्छे तरीके से खुश असलूबी से मामलात को हल किया जाए। तो कल हमारी एक हतमी बैठक होगी जिसमें मामलात को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा अता साहब, जो आज जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला आया, आपकी मैं ट्वीट भी देख रहा था, लेकिन आप खुद लॉयर भी हैं। अब इसमें देखिए 44 साल बाद, ठीक है इंसाफ तो हो गया, लेकिन 44 साल बाद, और मतलब आज हमें जाके पता चला कि वो एक अनफेयर ट्रायल थी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन वो अनफेयर ट्रायल में उसका तकरीबन जुडिशल मर्डर ही हो गया। ये फैसले आइंदा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप कैसे लगानी है इन चीजों पर? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसने अब ये रास्ता बंद कर दिया है कि जो राइट टू फेयर ट्रायल वायलेट होता है और नाइंसाफी पर मबनी फैसले आते हैं, तो इसमें किसी न किसी किस्म का कोई रेप्रिमांड भी होना चाहिए, कोई ऐसा कदम भी उठाना चाहिए जिससे कोई सेंश्योर कर दें। उन जजेस के हवाले से उन्होंने बात की है, मगर कबल रिटायरमेंट उनकी कोई भी ऐसी आप शिक ले आए जिसके अंदर कोई ना कोई सजा का एक तरीका हो जिससे आइंदा कोई ये जरूरत ना कर सके कि वो जुडिशल मर्डर करे या वो किसी भी किस्म की नाइंसाफी करे जज होते हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। हमारी क़यादत ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद पेश की है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को और नामजद सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान को। मैंने भी एक बिलावल साहब को ट्वीट किया और उनको मुबारकबाद पेश की। तो एक संग मील है मैं समझता हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा और आइंदा लोग ख्याल करेंगे कि कोई ऐसा फैसला ना दें जिससे किसी की जिंदगी मुतासर होती हो या उनका फ्रीडम मुतासर होता हो या बिल्कुल किसी की जान, कोई जान से चला जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है। तो जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद बेहतरी भी आएगी। ठीक। अच्छा तार साहब, जो 9 मई के मामलात हैं उस पर जुडिशल कमीशन की तजवीज़ बिलावल साहब ने दी, असद कैसर साहब ने उसको इंडोर्स किया, फिर आज खान साहब की भी स्टेटमेंट आ गई। लेकिन ये जो मिसाके मफामत है, रिकन्सिलिएशन की बात जो हो रही है, उसमें तो वे फॉरवर्ड देखें, जो रिगिंग की एलिगेशंस हैं पीटीआई की, अभी तो फॉर्म 45 कल से जो एलिजिडली जो टेम्पर्ड दिखाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आए, और फिर उनको नशिस्तें ना मिलना, ये उनके गिले शिकवे काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ना एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ये जो रिगिंग की एलिगेशंस हैं और पूरी सारी, और आप कहें कि जी आएँ, जो आपके पास चीज़ें हैं वो लेके आएँ और आएँ बैठें, और वे फॉरवर्ड यही है कि जो ये फैसले होंगे वो आप भी तस्लीम करेंगे, हम भी तस्लीम करेंगे, और यही मेरा ख्याल है कि रियासत और मुल्क के लिए यही वे फॉरवर्ड होना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं वो हाई कोर्ट के लेवल के ट्राइब्यूनल्स हैं, उनमें हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान शरीक हैं। तो जुडिशल कमीशन, मुझे बता दें कि आखिरी दफा इस मुल्क में कौन सा जुडिशल कमीशन बना था जिसके रिकमेंडेशंस पे जिसकी सिफारिशात पे अमल दरामद हुआ था
और अमल दरामद हो के वो सिस्टम ठीक हो गया था। जुडिशियल कमीशन में सिर्फ मामला इल्तवा में पड़ा रहेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और जब ऑलरेडी हाई कोर्ट के जजेस पे ये ट्राइब्यूनल मुश्तमिल है, जिसने जाना है सबूत लेके, शवाहिद लेके वहां पे जाए और वहां पे सबूत पेश करें और सबूत पेश करके उनको बताएं कि जी ये मामलात हैं, तो मैं समझता हूँ वहां पे दाद रसी भी होगी, सुनवाई भी होगी। मगर जुडिशियल सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए और तमाम सबूत लेके ट्राइब्यूनल में पेश होना चाहिए, जो कानून के मुताबिक तरीकेकार है। कानून से हट के तरीकेकार अपनाएंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा, आखिर में अतातार साहब, आर्टिकल 51(3) जिसकी बार बार मिसाल दी जा रही है, ये जो रिजर्व सीट्स हैं वुमेन्स की और आपकी जो अकलियतों की हैं, आज इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी है। क्या आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल पार्टीज को मॉरली स्पीकिंग ये सीटें नहीं लेनी चाहिए? ठीक है, पीटीआई को नहीं मिली, उन्होंने जो है अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई थी तरजीही, लेकिन आप लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए। और ये बार बार आर्टिकल 51(3) का हवाला दिया जा रहा है कि लीगली स्पीकिंग वो आपको नहीं मिल सकती। आप चूंकि बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं, क्या समझते हैं आप इस पर, आपकी राय क्या है? उनमें एक तरीकेकार वज़ा किया गया है जिसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सीटें मिलनी है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामान में वजूद ही नहीं है ना। उन्होंने उस वक्त जब लिस्टों का शेड्यूल आया था कोई लिस्ट जमा कराई, और इसमें एक असूल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन से पहले ये लिस्टें आवेजा करनी है। और आवेजा इसलिए करनी है कि वोटर को पता लग सके कि आप किन खवातीन को और किन अकलियत के मेंबरान को असेंबलियों में भेज रहे हैं, ताकि वोटर अपना फैसला तब्दील कर सके उस पर बेस करके। फिर उसका शेड्यूल आता है जिसके मुताबिक खवातीन और मखसूस नशिस्तों वाले जो हमारे मेंबरान हैं अकलियतों के, वो अपने कागज जमा कराते हैं। ना कागज जमा कराए, ना फहरिस्त लगी, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। अब उधर लिखा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी उन पॉलिटिकल पार्टीज की होगी जो पार्लियामान में मौजूद हैं, जिन्होंने लिस्टें दी हैं। नई लिस्ट इस वक्त नहीं दी जा सकती, पुरानी लिस्ट की में ऐड किया जा सकता है, इजाफी लिस्ट दी जा सकती है, नए सिरे से लिस्ट जमा कराने का जिक्र ही नहीं है। तो ये हमारा राइट है। और जिसने कानून को फॉलो नहीं किया, अब निशान गया, इलेक्शन ठीक नहीं कराए, वो भी हमारा कसूर। आपने मखसूस नशिस्तों का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, वो भी हमारा कसूर। तो मैं समझता हूँ कि अब तरीके इंसाफ को इन लकूनस के पीछे छुपना बंद करना चाहिए और इनको इखलाकी तौर पे कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हम इतने नासमझ हैं और इतने हमारे में फहमो फरासत नहीं है कि हम कानून को समझ के अमल दरामद कर सके। तो ये उनका लॉस है, किसी और का नहीं। ठीक है तार साहब, लेकिन इसमें सवाल ये, देखिए ठीक है, उनको नहीं मिली तो नहीं मिली, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो नशिस्तें किसी और जमात को नहीं मिल सकती। और एक जो डिसेंटिंग नोट आया था उसमें भी 51(3) का हवाला दिया गया था, और कुछ लॉयर्स वो हवाला दे के कह रहे हैं कि बाकी जमातों को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। आप एग्री करते हैं इस आर्गुमेंट से? देखिए, नहीं, वो उनका आर्गुमेंट बिल्कुल फ्लॉड है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लीगल रीजनिंग है। ये तो मैं ना मानू वाली सियासत है। तो इसमें कोई ना मेरिट है ना कानून के पहलू से ये बात ठीक है। अता तारड़ साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की बात करेंगे। नैयर बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में अपना तारीखी फैसला सुनाते हुए मुत्तफ़िका राय दी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अच्छी खबर यह है कि लार्जर बेंच की राय मुत्तफ़िका है। हम जजेस कानून के मुताबिक फैसला करने और हर शख्स के साथ यकसा इंसाफ करने के पाबंद हैं। अदलिया में खुद एहतिसाबी होनी चाहिए, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशा हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया। उन्होंने रेफरेंस भेजा, जिसके बाद की जो हुकूमतें आई उन्होंने ये रेफरेंस वापस नहीं लिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में टोटल 5 सवालात उठाए गए थे। पहला सवाल यह था कि क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था।
अदालत की राय यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था, उनकी सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि दूसरा सवाल यह था कि क्या फैसला अदालती नज़ीर या मिसाल हो सकता है, तो इस पर अदालत की राय यह है कि पूछा गया दूसरा सवाल वाज़े नहीं, इसलिए राय दे नहीं सकते। दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि तीसरा सवाल यह था कि क्या फैसला जानिबदाराना था। अदालत की राय यह है कि आईनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई। अदालत ने फिर कहा कि चौथा सवाल सजा का इस्लामी उसूलों के मुताबिक जायजा लेने का था। इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की, तो अदालत के मुताबिक इस्लामी उसूल फैसला होने या ना होने पर वो राय नहीं दे सकते। अदालत ने जो पांचवा सवाल अदालत से हुआ था वो ये था कि क्या शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफी थे। अदालत की राय यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि यह मफाद आमा का मामला है, तफसीली राय बाद में जारी की जाएगी। कमरे अदालत में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय सुनाने के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुसलसल आते रहे। बिलावल भुट्टो के मुताबिक आखिरकार 44 साल बाद ही सही, लेकिन तारीख दुरुस्त हो रही है। तारीखी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे। इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद दी। एक बयान में उनका कहना था कि तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई रिवायत कायम हुई है। आपको बताते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अप्रैल 2011 में बतौर सदर रेफरेंस भिजवाया था। रेफरेंस दायर करने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आसिफ ये कह चुके थे कि ये अगर मौका मिल रहा है तो उन्हें तवक्को है कि इदारे इंसाफ करेंगे। हम इंस्टीट्यूशंस का तकरार नहीं चाहते, हम इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते, इसलिए तो हमने रेफरेंस भेजा है कि तुम्हारे मुंह पे जो कालक लगी हुई है वो एक दफा तुम खुद उतारो। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया, जिसमें उन्होंने इतराफ किया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर उस वक्त के फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत की तरफ से दबाव था। सदारती रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई, जबकि 11 साल पहले आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी, जिसके बाद मजीद कोई समाअत नहीं हो सकती थी। हाल ही में इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 12 दिसंबर को 9 रुकनी बेंच ने मुकदमे की दोबारा समाअत का आगाज किया। जुल्फिकार अली भुट्टो केस के पस मंजर की बात करें तो साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को मार्च 1978 में लाहौर की अदालत ने 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत वकील अहमद रजा कसूरी के वालिद रुकने पार्लियामेंट नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें 3 सितंबर 1977 में गिरफ्तार किया गया। 6 माह ट्रायल जारी रहा। सजाए मौत के खिलाफ अपील में फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 4-3 की निस्बत से जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को बरकरार रखा और इस फैसले के 2 माह बाद जब इस पर अमल दरामद किया गया तो उसे पाकिस्तान के तारीख तरीन अदवार में शुमार किया जाता है और ये अदलिया का एक तारीख तरीन फैसला था, जो कि आज अदलिया ने खुद भी मान लिया कि वो उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय का अदालती निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हुसैन बुखारी साहब से आगे का लाए अमल भी पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुखारी साहब, जो आज तारीखी हुक्म हुआ उसमें ये बड़ा वाज़े कहा गया है कि एक अनफेयर ट्रायल थी जुल्फिकार अली भुट्टो वाली, इस पर क्या रद्द अमल है आपका?
शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज कायद-ए-आवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस हद तक बिल्कुल सुरखरू हैं कि एक बेबुनियाद मुकदमे में उनको मुलव्वस किया गया और एक बेबुनियाद मुकदमे में अनफेयर ट्रायल के ज़रिए हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी कन्विक्शन हुई और फिर वो एग्जीक्यूट भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि आज के फ़ैसले से ये दोनों कोर्ट्स के फ़ैसले हैं आप यही समझें कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के हर शख्स को जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हैं उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसको फेयर ट्रायल मिले। लेकिन ये जो कंक्लूजन आज जो राय दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं समझता हूँ कि उस तारीख़ी फ़ैसला आज सुनाया गया कि जो ट्रायल 1977 ऑनवर्ड शुरू हुआ, जो 1979 पे वो कन्विक्शन होगी और एग्जीक्यूट होगी, तो ये सारी सूरत हाल सामने कौम के आ गई कि एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पे, और जिसमें एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें बहुत सारे अवामिल शामिल थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पॉलिटिकली उन्होंने कोशिश की, उनकी रिमूवल की। फ़िज़िकली तो उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और इसीलिए हम नारा भी लगाते हैं, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। आपने कहा जिस तरह के बेबुनियाद मुकदमे में उन्हें मुलव्वस किया गया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बेबुनियाद मुकदमे की बात नहीं है मुलव्वस करने की। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का पहले तख्ता उल्टाया गया, फिर उनका जुडिशल मर्डर हुआ। क्या होगा उसका? जिन लोगों ने फेयर ट्रायल नहीं होने दिया और ये इंश्योर करवाया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का अदालती कत्ल हो, उनके साथ क्या होगा? क्या कुछ नहीं होना चाहिए तारीख की दुरुस्ती के लिए एटलीस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि 1977 में जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पिरेसी थी, और जिसे आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, कि इंतख़ाबात को मुतराज़ा बनाया गया और फिर एजिटेशन शुरू हुई और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप्स एक कंक्लूजन पे पहुंच के एक कंसेंसस बन गया कि री इलेक्शन हो। लेकिन जब उनका कंसेंसस बना, एक एग्रीमेंट पे वो आ गए, तो फिर उस वक़्त के आमरीत ने, फ़ौजी आमिर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से उनका तख्ता उलट दिया। तो ऑब्वियसली अभी ये डिटेल जजमेंट आएगी, डिटेल ओपिनियन आएगा, उसमें रीजनिंग होगी। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये रेफरेंस फ़ाइल किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 9 तारीख को जो इंतखाबात हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब फिर मसनद इक़्तिदार पे तशरीफ़ फरमा होंगे, तो प्रेसिडेंसी में होंगे, तो उनके पास जाएगा। तो उस वक़्त मौजूदा गवर्नमेंट भी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी और प्रेसिडेंसी भी इसको एग्ज़ामिन करेगी, और एग्ज़ामिन करने के बाद ऑब्वियसली वो अपना कोई फ़ैसला सुनाएंगे कि मुस्तक़बिल के लिए क्या लाया अमल होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून की बालादस्ती पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती रही है, और आइन की बहाली के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम समझते हैं कि इस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में किसी ताले आज़मा को ये जुर्रत ना हो कि वो आइन को एब्रोगेट करे या अबेंस में लेके आए। नैयर हुसैन बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बुखारी साहब से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान कुछ ना भी इस पे करें तो क्या पीपल्स पार्टी कोई नई पिटीशन लेके जा सकती है? लीगली स्पीकिंग, आपका लीगल ओपिनियन इस पे क्या होगा? देखिए, आज एक बड़ा शॉर्ट ऑर्डर था, इसमें डिटेल रीजनिंग नहीं आई। इसमें डिटेल रीजनिंग आने दें और उसके बाद ऑब्वियसली हुकूमत वक्त और प्रेसिडेंसी ज़रूर फैसला करेगी, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर पे फैसला करना मुनासिब बात नहीं है। उसमें जो रीजनिंग है उसने उन्होंने डिटेल्स दी हैं, उस कन्विक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि हम अपने जो डिटेल ऑर्डर देंगे उसमें रीजनिंग भी देंगे। तो मेरा ख्याल है वो रीजनिंग आने दें, डिटेल जजमेंट आने दें, डिटेल ओपिनियन आने दें, उसके बाद फिर
फैसला किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, इस सदारती इंतखाबात में क्या MQM की हिमायत आपको हासिल हो चुकी है? जो उनके मुतालबात थे, मतलब गिला उनका ये था कि पीपल्स पार्टी तो हमारे मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करती, तो क्या आपसे उनकी बात हो चुकी है? और दूसरा, आप उनका मैंडेट जो है वो अब तस्लीम करते हैं कि वो असली है? जहाँ तक जरदारी साहब के इलेक्शन का है, इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं और उम्मीद हैं कि वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मुंतखब हो जाएंगे। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, आपको इल्म होगा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, 4 मेंबर कमेटी, जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ नेगोशिएशन कर रही है और उनकी जो मुतालबात हैं उनको भी सामने रखती है, उनसे दरख्वास्त भी करती है कि आप हमें सपोर्ट करें। तो होपफुली हम उम्मीद रखते हैं कि MQM जो है वो हमें सपोर्ट करेगी, इसलिए कि पॉलिटिकल डायलॉग पे हम बिलीव करते हैं और जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो हमेशा इश्यूज़ को डायलॉग के ज़रिए ही रिजॉल्व करते हैं। तो हम होपफुल हैं कि अगर कोई इश्यूज़ हैं तो हम रिजॉल्व करने की कोशिश। अच्छा, गवर्नर पंजाब तो पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट करना है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मुशावरत उसमें शामिल होगी? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो आप शायद आपकी पार्टी नदीम अफजल चंद को गवर्नर तैनात करना चाह रही है, लेकिन नून लीग को उस पर एतराज़, और नून लीग ये कह रही है किसी और को बना दे, कारा साहब को बना दे, मखदूम अहमद महमूद को बना दे, ऐसा कुछ है? ऑब्वियसली ये तयशुदा बात है। ये जो अभी ये बहुत सारी बातें जो हैं स्पेकुलेशंस पे हैं। अच्छा। और बहुत सारे जो मीडिया पर्सन स्पेकुलेट कर रहे हैं एनीहाउ, क्योंकि बुनियादी मुआहदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN के साथ ये था कि 2 प्रोविंसेस के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपॉइंट करेगी। ठीक है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटरनल मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ही कॉम्पिटेंट है ये फैसला करने के लिए, तो वो इंशाल्लाह फैसला भी प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के बाद ही क़यादत करेगी। तो ऑब्वियसली जो भी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। KP के गवर्नरशिप की बात करें, फैसल करीम कुंडी साहब शायद बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं आपके, कुछ और नामों भी अंडर कंसिडरेशन है? बहुत सारे हमारे साथी पार्टी की जो हैं उनकी बिल्कुल ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं और कोई गैर आनी बात नहीं, कोई गैर कानूनी बात नहीं, लेकिन जो भी ख्वाहिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक है। कुंडी साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। कुंडी साहब जो हैं वो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, फॉर्मर MNA हैं, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल हैसियत है। इसी तरह हमारे और दीगर साथी जो एस्पायर कर रहे हैं इसके लिए, उनकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये फैसले का इख्तियार क़यादत के पास है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही फैसला करेंगे। जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या मॉरली स्पीकिंग क्या आपको नून लीग को, बाकी जमातों को ये लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये PTI का हक है? ऑब्वियसली एक डिसीजन तो ECP ने कर दिया और उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा वो था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो एंटाइटल्ड नहीं है, और दूसरा हिस्सा वो था कि वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में उन सीट्स की एलोकेशन होगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अब क्योंकि मामला सब जुडिस है, नोटिस भी उनको दे दिया और उनको एक इंटरम रिलीफ ये ज़रूर मिला कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीटें एलोकेट हुई हैं उन मेंबर्स को रोक दिया गया कि स्पीकर साहब उनसे ओथ ना ले, और कल के लिए वो 7 तारीख के लिए होपफुली सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्लस जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखेगी। और बिलखसूस मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन रूल्स 2017 है, उसमें वो बड़ी रेलेवेंस है उनकी, और उनकी रेलेवेंस को सामने रखें तो जो रूल 92, 94 और 95 ये बड़े रेलेवेंट रूल्स हैं, क्योंकि अब मामला सब जुडिस है तो होपफुली इसको ज़रूर मद्देनज़र रख के हाई कोर्ट फैसला करे। हुसैन बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पिल्डेट की एक रिपोर्ट आई है, काफ़ी इस पर डिस्कशन सोशल मीडिया पे हो रही है इंतखाबात के हवाले से, लेकिन हम उस रिपोर्ट को हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। 2018 और 2013 की जो पिल्डेट रिपोर्ट है उससे उसका कंपैरिजन करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब पिल्डेट के सरबराह में ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पिल्डेट ने आम इंतखाबात के हवाले से जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नताइज के ऐलान में ताखीर से इलेक्शन साख पर सवालात उठे हैं। पिल्डेट की आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जायजा रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की भी निशानदही की गई। इंतखाबात के शफाफियत से मुतालिक जो अगर पिल्डेट की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाए और साबिका इंतखाबात के अदाद शुमार का जायज़ा लें तो मजमूई तौर पर 2024 के इंतखाबात 18 के इंतखाबात के मुकाबले में कम शफाफ हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्री पोल फेज़ की अगर बात की जाए, यानी इंतखाबात से पहले का जो मरहला है, उसकी शफाफियत को पिल्डेट ने 50% तनासुब दिया है। यानी 2024 में 50 स्कोर हुए प्री पोल जो मामला है, लेकिन 2018 में भी प्री पोल जो स्कोर था वो 50 ही था, और 2013 के इंतखाबात में नज़र अगर डालें तो ये स्कोर 62 था। इसका मतलब ये हुआ कि 2018 और 24 के मुकाबले में 13 को ज़्यादा शफाफ देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग के रोज़ जो शफाफियत का तनासुब है 2024 में वो 58% रहा। 2018 में इंतखाबात जो रिकॉर्ड किए गए वो 64% रहा। 2013 के इंतखाबात में पोलिंग डे पर यह स्कोर 44% रहा। अब बात करें पोलिंग से अगले मरहले यानी गिनती और नताइज की और तरसील, जो वोटों की नताइज की तरसील है उसमें गैर शफाफियत की, तो 24 और 18 के इंतखाबात में इस मरहले में कोई फ़र्क नहीं है। यानी शफाफियत 40% 2018 में भी थी और 40% जो है वो 2024 में भी थी। 2013 में ये शरह 50% थी। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। पिल्डेट के सरबरा और मारूफ मुसन्निफ भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, जो नई जायज़ा रिपोर्ट आई वो तो हमने कुछ चीज़ें अवाम के सामने रख दी हैं, लेकिन 2018 और 13 के मुकाबले में क्या बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट्स, जो पिल्डेट की रिपोर्ट्स थी 18 और 13 में, क्या फ़र्क आपको 2024 इनसे कैसे मुख्तलिफ था इन दोनों इलेक्शन से? बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। देखिए, ये जो ओवरऑल इलेक्शन की अगर आप फेयरनेस का जायजा लें तो ये 2018 और 2024 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन चंद मामलात में 2024 के इंतखाबात के बारे में शायद ज्यादा शकूक व शुबहात है। इसलिए मैं थोड़ा सा 2024 के इंतखाबात के बारे में जो हमारी असेसमेंट है वो 2018 से भी किसी हद तक कम है। तो ये उसका बुनियादी फर्क तो ये है। अच्छा, जो उसका प्री इलेक्शन का फेज था 2018 का, वो भी काफी खराब था और 2024 का भी खराब था। तो वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों का स्कोर बराबर ही है, 2018 का और 2024 का। लेकिन जो दोनों का 50% स्कोर है, लेकिन जो पोलिंग डे पे है वो 2018 निस्बतन बेहतर था। आपको याद होगा 2018 में पोलिंग डे के ऊपर फौज के जवान पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी थे, तो वो बहुत ऑर्डरली किस्म का इलेक्शन हुआ था। तो लोगों ने कहा था कि पोलिंग डे 2018 में बहुत अच्छी हुई। लेकिन जो बाद में काउंटिंग और कंसोलिडेशन का प्रोसेस है वो फिर दोनों बराबर आ जाते हैं। 40% है 2018 का और 40% है 2024 का। और जो पोस्ट पोल है उसमें जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन से भी ज़रा कम फेयर है। तो इसलिए ओवरऑल जो सूरत हाल है वो 2024 का इलेक्शन 2018 से भी कम फेयर है। अच्छा बिलाल साहब, देखिए 2029 का इलेक्शन भी मैं नहीं चाहता मैं और आप इसी तरह बैठकर डिस्कस कर रहे हो। एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, बनने चाहिए। वे फॉरवर्ड आपकी नजदीक क्या है सियासी जमातों के लिए? जो बिलावल साहब ने कहा, एक तजवीज़ दी पीटीआई को भी, वज़ीर आज़म साहब को, आए बैठें और रूल्स ऑफ द गेम हम आपस में तय करें कि वो ऐसे तय करें कि कोई सियासी जमात वायलेट करने का वो सोचे भी नहीं। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। हाँ। और पार्लियामेंट इसका बेहतरीन फोरम है। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, और इस इलेक्शन के जो वीक नकात हैं, कमज़ोर नकात हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। हकीकतन तो इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश करता है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। तो अगर उसके ऊपर डिबेट हो और उन तजावीज़ के ऊपर इत्तफाक हो जाए कि आइंदा इलेक्शन में क्या चीज़ें बेहतर होनी है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इंतज़ाम बन सकता है। हमारा सबसे जो वीक इस वक्त निज़ाम है जी, वो जो पोलिंग स्टेशन से नतायज को मुरतब करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना और वहाँ पे उसकी कंसोलिडेशन होना और वक्त पे नतायज का ऐलान हो जाना, ये हमारा सबसे वीक लिंक है इस पूरी चेन में, और उसके ऊपर खास तौर पे फोकस करना चाहिए। क्यों होता है? अच्छा अहमद बिलाल साहब, जब पीटीआई इक्तदार में थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उन्होंने कॉन्सेप्ट आइडिया पेश किया, उस पर काम हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं। लेकिन अगर ईवीएम भी आ जाए तो आपको पता है एक सॉफ्टवेयर की मार होती है, वो उसके अब वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है? क्योंकि देखिए काउंटिंग, इलेक्शन के बाद काउंटिंग और कंसोलिडेशन और जो रिजल्ट मुरतब करने का मरहला होता है, 2018 हो या 24, आपके सर्वेस के और उस रिपोर्ट्स के मुताबिक 40%, यानी 18 और 24 तकरीबन जो थे वो बराबर थे। अब क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है आपकी नज़र में? कौन सा ऐसा सिस्टम हो सकता है जिससे फुल स्टॉप लग जाए? आदिल साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, उसका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो पोलिंग स्टेशन के इलेक्शन नतायज थे वो तो वक्त पे मुरतब हो गए थे, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो ज्यादा से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे नतायज आपको फौरी तौर पे टोटल करके बता देती, जो कि बता दिए गए थे, वहां पे मैनुअली भी ठीक हो गए थे। असल मसला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो रिजल्ट को ट्रांसमिट कर सके रिटर्निंग ऑफिसर को, और फिर वहां पे भी वो मशीन काम करे। तो वहां पे ये बुनियादी सवाल आपकी इंटेंशन का है, विल का है। हमारे पास जो निज़ाम है वो तो बहुत अच्छा है, यानी सबको आप सियासी पार्टियों को भी उसकी कॉपी देते हैं, पोलिंग एजेंट को भी उसकी कॉपी देते हैं। अब भी अगर ये काम हो सकता है, और ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते का काम है, कि ये जो पोलिंग स्टेशन पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को कापियां दी गई हैं, उन कापियों का तकाबुल कर ले फॉर्म 48 के साथ, तो फौरी तौर पे आप उसके अंदर जो खराबी है वो नजर आ जाएंगी, और उनको एड्रेस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो हमारी बेसिकली अपनी नीयत के ऊपर इन्हिसार है, वरना कानून बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो बेहतरीन सिस्टम और भी कोई ले आएंगे तो फिर भी काम नहीं होगा। तो ये असल में सिस्टम की एनफोर्समेंट का इशू है। बिलाल साहब, फॉर्म 45 कल से फ्लैश किए जा रहे हैं, जो कल अपलोड हुए हैं मुबैना तौर पर कि जी ये टेम्पर्ड हो गए हैं, ये पूरा सारा, अभी एक दिन गुजरा है, आपका इदारा इस पर भी तहकीक वगैरह करेगा, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है इन फॉर्म्स की बुनियाद पर कि टेम्परिंग हुई है फॉर्म 45 में? देखिए ये बड़ा मुश्किल है किसी भी आदमी को बगैर तहकीक के कहना कि इसमें बहुत वजन है या नहीं है। बहुत से लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसका पता या तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में चलेगा या कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी में चलेगा, जहां बड़ी तफसील के साथ इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। इस वक्त तक जो बातें हो रही हैं, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनमें कोई वजन है या नहीं है। ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इंतजार किया जाना चाहिए। और उसमें अफसोस की बात है कि पंजाब में सिर्फ 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, वो 5 साल भी काम करते रहेंगे तो इलेक्शन पिटीशंस को वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तादाद को बढ़ाना चाहिए। हमने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बिल्कुल नाकाफी हैं। 2018 में ये 8 थे, इस वक्त कम से कम 10 ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए पंजाब के अंदर। तो जब ये होगा तो फिर शायद इन मामलात को जरा गौर से देख के कोई फैसला कर पाएगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।